नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल और मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं नदीम शरीफ नियाज। इनके बारे में आपको मैं बता दूं कि नदीम जी जो हैं ये डोडा डिस्ट्रिक्ट के चंगा भलेसा से डीडीसी काउंसलर हैं और इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस के स्टेट सेक्रेटरी भी हैं। नदीम जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। सर, चूंकि आप डीडीसी काउंसलर भी हैं तो पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि जिस तरह से डीडीसी काउंसलर्स को जो पावर्स दी गई हैं उससे आप कितना सेटिस्फाइड हैं और किस नज़रिए से आप उसे देखते हैं? देखिए, जो पहली नोटिफिकेशन इनने निकाली थी उसमें से पावर तकरीबन ना के बराबर थी। उसपे हमने सभी पार्टी के जो काउंसलर्स थे हमने मिलजुल के उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और हमने जो यूटी गवर्नमेंट का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसका भी बाइकआउट किया था। उसमें सभी पार्टीज़ के काउंसलर थे, कांग्रेस के थे, बीजेपी के थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, पीडीपी के थे और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे सब थे। तो हम सब ने ये फैसला कर लिया कि हम ये बाइकआउट कर लेंगे क्योंकि इसमें पावर्स तो कुछ थी नहीं। लोगों ने हमें काम करने के लिए जिताया था। जब पावर ही नहीं होगी तो फिर वो ट्रेनिंग करने का या कोई फ़ायदा नहीं था। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद हमने गवर्नर साहब से भी मिले तो उन्होंने एश्योर किया है कि ये दोबारा से रीड्राफ्ट किया गया। तो मुझे लग रहा है क्योंकि अभी ये फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग थी तो उस वजह से अभी हुआ नहीं है। मुझे लग रहा है कि 1-2 हफ्ते में वो दोबारा से उसकी नोटिफिकेशन निकलेगी। ठीक सर, जिस तरह से आपने एलजी की बात की अभी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की, तो इनका जो पूरा सिस्टम है उस सिस्टम को देखकर क्या लगता है आपको कि जिस तरह का प्रॉमिस आपसे किया गया है क्या उसे पूरा किया जाएगा या आपका एक्सपीरियंस इनके साथ किस तरह का है? देखिए, एक्सपीरियंस तो जो इलेक्शन से पहले इन्होंने कहा था वो तो वादा इन्होंने पूरा किया नहीं। अब जब तक ना नोटिफिकेशन निकलेगी तब तक हम कह ही नहीं सकते हैं कि ये पूरा कर सकते हैं वादा कि नहीं। अब जिस वजह से लोगों ने वोट डाला था कि आपके काउंसलर्स, लोगों के जो चुने हुए काउंसलर्स होंगे उनको पावर्स होंगी, अथॉरिटी होगी, इम्प्लीमेंटेशन की, प्लानिंग की, सबकी होगी, तो वो कुछ हुआ नहीं। ठीक। अब जब उन्होंने रीअश्योर किया है तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। लोगों का जो प्रॉब्लम्स आप जिस तरह से लगातार सुन रहे हैं, क्या लगता है, क्योंकि अभी तक लोगों की जो दिक्कतें हैं वो ज्यों की त्यों हैं, क्या आने वाले समय में लगता है कि वो दिक्कतें दूर हो पाएंगी? देखिए, ज्यों की त्यों नहीं है, ज्यादा खराब हो चुकी है। हाँ, कह सकते हैं। हालात लोगों के बहुत खराब है। लोगों के पास आज मजदूरी नहीं है। दुकानदार को आज माल बेचना हो तो कोई कस्टमर नहीं है। बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस नहीं चल रहा है। कॉन्ट्रैक्टर अगर उसकी है तो वो डिपार्टमेंट्स में इतनी ज़्यादा लाइबिलिटीज़ है कि उसकी पेमेंट्स नहीं हो रही हैं, वो मज़दूरों का चुका नहीं सकता है। तो ओवरऑल जो इकोनॉमी हमारी है वो तकरीबन क्रिपल हो चुकी है। तो अभी इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। जो मौजूदा सरकार है मुझे नहीं लग रहा है कि ये इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। जहाँ पर डेवलपमेंट की बात हो रही है, अगर भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात की जाए, किस तरह से आप उसे देखते हैं? भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी वो तो टूरिज्म के लिए, जब हमारी सरकार थी तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उसका वो शुरुआत की थी। उस टाइम जब 2014 तक जो उस पर बहुत काम हो गया था, मगर 2014 के बाद वो तो बिल्कुल चूका तो ही है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपके एरिया की बात करूं जहां से आप चंगा भलेसा से हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स वहां पर लोगों को थी और कहां तक आप उनको सॉल्व करने में अभी तक सक्सेसफुल हो पाए? देखिए, अभी प्रॉब्लम्स हमारी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हमारी है अब, जो लोगों को रोज़गार गारंटी है एमजी नरेगा की, उसकी पेमेंट्स नहीं मिलती है। जो तकरीबन 80% पैसा जो इसमें एमजी नरेगा में होता है वो हवा में ही चला जाता है, वो लोगों को मिलता ही नहीं है। 80% पैसा जो होता है वो कमीशन में अफसर लोग खा जाते हैं। अब उसकी पूछताछ कहीं हो नहीं रही है। बिल्कुल। आरटीआई कोई करे उसका कोई जवाब नहीं मिलता है। कहीं कोई शिकायत करे तो एक्शन होता नहीं है। जीआरएस जितने भी हमारे यहाँ पे हैं उनको वो एजेंट बना के रखा है लोगों से पैसा खाने के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि ताकि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की को एक अथॉरिटी मिले ताकि जो कामकाज लोगों के हक के लिए हैं, जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की होती हैं वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए। उसके बाद बिजली, पानी और सड़क का मसला है, उसका भी बहुत खस्ता हालत है। आज तकरीबन 12 घंटे तो हमारी वो कटेलमेंट है बिजली की। बिल्कुल। उसके लिए मैंने दरख्वास्त की है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी मिला हूँ, मैं एमडी जेपीडीसीएल से भी मिला हूँ, चीफ इंजीनियर पावर से भी मिला हूँ। तो हम कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा ऑलरेडी सैंक्शनड एक ग्रिड स्टेशन है, उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद सड़कों की
अभी काफ़ी सालों से 2-3 सालों से कोई काम ज़्यादा हुआ नहीं है। ठीक। मैं चीफ इंजीनियर से भी मिला हूँ, तो मुझे पूरे एश्योरेंस उनकी तरफ से मिला है कि जो सड़कें रही हैं उनको इसी साल हम शुरू करेंगे। ठीक है। नियाज़ जी, जिस तरह से आप बात कर रहे थे गुलाम नबी आज़ाद की, हमने बात की, चूँकि आप कांग्रेस के स्टेट सेक्रेटरी भी हैं, तो कई मायनों में अगर देखा जाए तो गुलाम नबी आज़ाद का एक अलग ही यहाँ पर छवि है, लोगों में एक अलग पहचान है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके समय में जो डेवलपमेंट हुई वो शायद ना तो उनसे पहले कभी हुई हो, ना ही उनके बाद अब तक हमने देखी है। लेकिन जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद को लेकर पिछले दिनों जो हमने हवा का रुख देखा वो कुछ अलग था, उसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, इंटरनल डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी इस देश को डेमोक्रेसी देने का काम ही कांग्रेस का है। तो ये पार्ट एंड पार्सल है डेमोक्रेसी का। अगर विद इन द पार्टी भी अगर कहीं डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो तो वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, इतना कोई ये बड़ा मसला नहीं है। बाकी रहा गुलाम नबी आज़ाद साहब, हमारी पार्टी के काफ़ी सीनियर लीडर हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की लीडरशिप में उन्होंने काम किया है, तो उनका स्टेट को काफ़ी बेनिफिट हुआ। उनके साथ साथ जितने भी हमारे एमएलएज पार्टी के रहे हैं, हमारे मिनिस्टर्स रहे हैं, एमएलसीज रहे हैं या पार्टी के ऑफिस बियरर्स रहे हैं, तो उन्होंने भी हमारे देश के लिए और स्टेट के लिए काफ़ी काम किया है। लेकिन एक सवाल और है कि अगर कांग्रेस को पूरा देखा जाए, अगर नेशनल से लेकर स्टेट तक की अगर कांग्रेस की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में बिखराव देखने को मिलता है, कहीं पर मतभेद देखने को मिलते हैं। इस तरह ये जो पूरी स्थिति है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मतभेद हैं, बहुत सारे इश्यूज पे मतभेद होते हैं और एक डेमोक्रेसी में होने भी चाहिए, मगर बिखराव नहीं है। जहाँ के पार्टी का और देश के हक की बात हो, वहाँ पे सारे कांग्रेस के वर्कर्स एक साथ हैं। तो हमने देखा कि इस वक्त में कांग्रेस जो है वो जमकर भाजपा को चुनौती भी दे रही है। लगातार एक अभियान 45 दिन का शुरू किया गया। क्या लगता है भविष्य में कहाँ पर जाके कांग्रेस अपने आप को देखती है? देखिए, ये हमारे JK-PCC प्रेसिडेंट गुलाम अहमद महर साहब ने शुरू किया है, ये 45 दिन से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, और स्टेट में हर जगह पे हमारे पार्टी के वर्कर्स ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। जो महंगाई का मसला है, जो बाकी मसाइल हैं लोगों के, जो लोगों को हक नहीं मिल रहा है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी परसों ही आप देख लीजिए, जो सेविंग अकाउंट पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने वो एक ऑर्डर निकाला था कि 4% से 3.5% पे लाएंगे, फिर सुबह उसको रोल बैक करके वापस लिया जब उसकी रिजेंटमेंट हो गई। आप खुद समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन हो, उनको खुद पता नहीं होता कि हम क्या करें। आप GST की बात करें तो 50 बार अभी तक अमेंडमेंट हो चुकी है उसकी। इतना इल कंसीव्ड है, तो आप समझ लीजिए कि ऐसे देश कहाँ चलेगा। बिल्कुल, कितनी खराबी है, कितनी खस्ता हालत है। अभी जो भी ये वोट मांग रहे हैं, ये हिंदू और मुसलमान के नाम पे वोट मांग रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में ऐसी बात नहीं है, हमारा सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस रहेगा। और आने वाले वक्त में चाहे हम हारें या जीतें, हम अपने जो हमारी सोच है उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और जितनी डेवलपमेंट कांग्रेस ने की थी, आप रिसेंटली आप देख लीजिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे, तो कितनी डेवलपमेंट, कितने काम होते थे। मजदूरों को मजदूरी होती थी, बिजनेसमैन को बिजनेस होता था, नौकरियां होती थी। आज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं कई महकमों में, तो उनको तनख्वाह तक नहीं मिल रही है। ठीक है सर, यहाँ एक बात और, जिस तरह से अगर हम जम्मू और कश्मीर की बात करें, रीजनल पार्टीज देख लें, चाहे वो PDP है, NC है, कांग्रेस खुद बात कर लें, BJP, जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो है इन सभी पार्टीज का, कोई किसी दिशा में है, कोई किसी दिशा में है। इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अपनी अपनी दिशाएं तो सभी पार्टियों की होती हैं। हम अपनी दिशा की बात करेंगे। हमारी दिशा एक ही है कि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक नज़र से देखते हैं, और हम अपनी स्टेटहुड के लिए और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के हक के लिए पूरी आगे लड़ाई लड़ेंगे। और जो भी फैसला हुआ है, चाहे 370 तोड़ के या 35A को तोड़ के, आप आज देख रहे हैं कि हालात क्या हैं। मैं इसी एक आखिरी सवाल जरूर पूछूंगी। धारा 370 को लेकर बहुत सारी बयानबाजी हुई, बहुत कुछ कहा गया। आप धारा 370 को लेकर क्या मानते हैं, क्या समझते हैं? देखिए, धारा 370 के बारे में, वो टूटे या रहे उसका इतना बड़ा मसला नहीं है। अब हमारा मसला है स्टेटहुड का और 35A का, जो हमें स्पेशल स्टेटस देता है। जैसे कि तकरीबन 14 स्टेट्स में बाकी वो उनको स्पेशल स्टेटस है,
हमसे वो छीन लिया गया है। आप हिमाचल की बात कर लीजिए, हिमाचल में उनको स्पेशल स्टेटस है, मगर जम्मू कश्मीर से छीन लिया गया है। तो क्या वो उसको इंसाफ कह सकते हैं? या आप महाराष्ट्र की बात करो, गुजरात की बात करो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की स्टेट्स की बात करो, सभी जगह स्पेशल स्टेटस है। बाकी रहा 370 और 35A का जो मसला है, हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि ये अनडेमोक्रेटिक तरीके से इसको तोड़ दिया गया था और आने वाले वक्त में इसके खिलाफ हम एहतजाज करते रहेंगे। ठीक है, एक बात और, चूंकि कांग्रेस के स्टेट सेक्रेटरी भी हैं, तो कांग्रेस का अब आगे क्या रहेगा? भविष्य में कांग्रेस किस तरह से अब जम्मू कश्मीर को लेकर चल रही है, किस नज़रिए से देख रही है? देखिए, जम्मू कश्मीर में हमारी सबसे पहले जो हमारी स्टेट को तोड़ दिया गया है, बिखराव यहाँ पे लाया गया है, उसको सुधारने की तरफ हम काम करेंगे। यानी ये आपकी प्राथमिकता में शामिल ये रहेगा? प्राथमिकता की तरफ है। उसके बाद हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख या जो भी और धर्म के, यहाँ पे ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, तो जितने भी धर्म के लोग हैं उनके साथ मिलजुल के यहाँ पे अमन व अमान बहाल करना और रियासत की तरक्की करना। चलिए, ठीक है। तो ये हमारे साथ थे नदीम शरीफ नियाज जी, जो डीडीसी काउंसलर भी हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट के चंगा भलेसा से, और उसके साथ ही साथ प्रदेश कांग्रेस के स्टेट सेक्रेटरी भी हैं। आज इनसे कुछ सवालों पर इनका जवाब लिया गया, बेबाक बातचीत इनके साथ हुई और इनके अनुभव जो इन पूरे सवालों के साथ हैं उनको आपके साथ साझा किया गया। फिलहाल नदीम जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।